Hello. Yeah. Very good morning to all of you. Today we are going to begin Geography of India this book. आज हम लोग ये बुक को चालू करेंगे and we will begin from the very first chapter that is Structure of India. तो हम लोग सबसे पहले चैप्टर से इसको शुरुआत करेंगे जिसका नाम है Structure of India. Let's begin. See here. So यहाँ पे introduction है. So in introduction we will see what the chapter want to say. क्या कहना चाहता है यहाँ पे तो वेरी फर्स्ट लाइन सॉरी या सो वेरी फर्स्ट line or very first sentence we are going to read here. I am having the book with myself and I am showing you on this slide the book which I am referring. Already I have shown the cover figure of it. तो यहाँ पे सबसे पहला जो सेंटेंस या फिर सबसे पहला जो लाइन यहाँ पे चालू होता है एज यू कैन सी द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंट्री हेल्प अस इन understanding the types and character of rock and slopes, the physical and chemical properties of soil, the availability of minerals and the surface and underground water resources. तो सबसे पहला सेंटेंस जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं तो इसमें ये बताना चाह रहा है कि आखिरकार हम लोग जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को पढ़ते क्यों हैं, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्या चीज़ में ये हमारे उपयोग में आएगा, कैसे ये हमारे लिए मददगार है. तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर अगर आप पढ़ते हैं या फिर अगर आप इसका अध्ययन करते हो तो इसके द्वारा आप उस पर्टिकुलर एरिया में उस पर्टिकुलर रीजन में किस प्रकार के आपको रॉक मिलेंगे, कैसे स्लोप्स मिलेंगे, वहाँ पे जो मिट्टी है जो सॉइल है उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसा है क्या है, उसके बारे में आपको जानने में काफ़ी मदद मिलेगा. कौन से मिनरल पाए जाते हैं, कितने मात्रा में मिनरल्स पाए जाते हैं, आपको ये भी पता चलेगा जब आप जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ये पढ़िएगा किसी भी कंट्री का. फिर वहाँ पे आपको सरफेस वाटर या फिर अंडरग्राउंड वाटर में कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल है उसके बारे में जानकारी मिलेगा उस. तो ये है इसका इम्पोर्टेंस कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को क्यों पढ़ना चाहिए. हम लोग इसलिए इसको पढ़ते ताकि ये हमारे समझ के लिए, क्योंकि हम लोग समझ सकें कि वहाँ पे कौन सा पत्थर है, कौन कौन सा मिट्टी है, मिट्टी का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसा है. तो इसके लिए हम लोग जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं. अगर केवल जियोलॉजिकल का अगर आपको मीनिंग समझना है तो इसका मतलब है आपको द स्टडी ऑफ अर्थ फिजिकल स्ट्रक्चर्स और सब्सटेंसेस, और नहीं एंड हो सकता है यहाँ पे द स्टडी ऑफ अर्थ फिजिकल स्ट्रक्चर एंड सब्सटेंसेस. तो ये हो जाएगा जियोलॉजिकल का मीनिंग. लेकिन जो इसको पढ़ते हैं दोज हु आर द स्पेशलिस्ट और दोज हु यूज्ड टू स्टडी ऑल दिस जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर दे आर कॉल्ड जियोलॉजिस्ट, जो कि पहाड़, माउंटेन, वैलीज, हिल्स, प्लेन, कोस्टल प्लेन, ये सब के बारे में उन लोग अध्ययन करते हैं. दे यूज टू स्टडी इट इन अ वेरी डिटेल एंड दे आर वेरी स्पेशलिस्ट इन दैट. Now, the second most sentence which say here, or the line which begins here, all these resources have a direct impact on the socio-economic development of the country or region. See, it is a very very important line and I have marked it here, socio-economic. तो सोशियो इकोनॉमिक क्या है, ये कैसे डायरेक्ट इम्पैक्ट करेगा, यहाँ पे कौन डायरेक्ट इम्पैक्ट करने वाला है, किसके ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट होने वाला है, ये देखें. तो यहाँ पे बताया कि रिसोर्स का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में. अब यहाँ पे ये भी सवाल उठता है कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है क्या, तो उससे पहले हमको जानना है सोशियो इकोनॉमिक क्या है. तो सोशियो इकोनॉमिक इट्स अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स ओनली, सोशल इकोनॉमिक इसको भी कहते हैं, जहाँ पे ये सोशल बिहेवियर को किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है इकोनॉमी, हाउ इट इज़ इन्फ्लुएंसिंग दिस सोशल बिहेवियर. तो यानी कि आप कह सकते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ. आई कैन गिव यू द एग्जांपल हियर. सपोज इन द नॉर्दर्न प्लेन you have a good fertile soil where you can grow all sorts of cash crops. कैश क्रॉप की मैं बात कर रहा हूँ. सो इफ़ यू आर प्रोड्यूसिंग कैश क्रॉप then it is the raw material, it will come under the primary sector.
Now, those raw material will go to agro-based industries. Sorry, yeah, agro-based industry is a very broad topic. So, those raw material will go to the manufacturing industries where it will be transformed into the finished product. And see, the manufacturing industry will come under the secondary sector because there the raw material has been utilized to make a finished good. अब वहाँ से वो निकलेगा तो आपको टर्शरी सेक्टर में चला जाएगा, दैट इज़ मार्केट, जहाँ पे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होंगे आपको. दैट इज़ आई एम गिविंग द एग्जांपल नॉर्दर्न प्लेन ऑफ द ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, क्योंकि काफ़ी फर्टाइल पाए जाते हैं नॉर्दर्न प्लेन के सॉइल. इफ़ यू गो टू द सदर्न पार्ट, there you will find coal mine, then you will find gold mine, then you will find iron and steel ore mines there. So there you will have, or you can say, yeah, there you will have a iron and steel industry where the raw material will go for the finished good, and from there it will be transformed to another sector. Now इट इज़ टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो यहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगा, देखिए अगर वहाँ पे आपको माइनिंग हो रहा है तो उसके लिए आदमी चाहिए. माइनिंग, इफ पीपल आर देयर देन दे आर एम्प्लॉयड, उनको एम्प्लॉयमेंट मिल गया है. विथ एम्प्लॉयमेंट दे विल गेट इनकम. इनकम से वो अपने आगे के भविष्य के लिए they will try to have a good lifestyle with those income. तो वहाँ पे धीरे धीरे करते कर नाउ इट इज़ आई एम टॉकिंग अबाउट द माइनिंग वर्कर. नाउ सपोज देयर इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, नाउ मोर एम्प्लॉयमेंट विल बी जनरेटेड. आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री दे आर द थर्ड मार्केट. तो मार्केट भी चाहिए उसको बेचने के लिए. तो एनी हाउ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा. फिर आपको एजुकेशन, हेल्थ, ये सब भी वहाँ पे आपको धीरे धीरे, बैंकिंग, देन पावर सेक्टर, देन टेलीकम्युनिकेशन, तो धीरे धीरे वहाँ पे वो पूरा सेटअप होता है, क्योंकि ये एक तरह से मार्केट का नींव रखा जा रहा है. मतलब कि इट इज़ समवेयर द फाउंडेशन ऑफ अ मार्केट विच इज़ गोइंग टू बिगिन फ्रॉम देयर. और बहुत सारे रॉ मटेरियल्स यहाँ से एक्सपोर्ट भी होते हैं जो कि इंटरनेशनल ट्रेड के ये होते हैं. तो इससे क्या होगा कि हमारा इकोनॉमिक कंडीशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा अच्छा होगा. व्हाट अबाउट दोज कंट्री विच हैज़ गॉट नन ऑफ द रिसोर्स, जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ जापान. वहाँ पे तो कोई रिसोर्स नहीं है लेकिन फिर भी वहाँ का लाइफ स्टाइल काफ़ी अच्छा है इंडिया के मुकाबले में और एनी अदर कंट्रीज. वाई is it that Japan does not have any resources? Actually they have a human resource. उनके पास ह्यूमन रिसोर्स हैं जिनका वो भरपूर इस्तेमाल करते हैं. Now the next, in the next passage what they are saying, it is talking about India. Yeah, sorry, not India only, it is talking about the subcontinent of India was a part of Gondwana. तो यहाँ पे आप देखिएगा कि ब्रैकेट में ये लोग यहाँ पे मेंशन है सदर्न कॉन्टिनेंट. तो गोंडवाना सदर्न, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड व्हाई ही हैज़ रिटन लाइक दैट. तो यहाँ पे ये बता रहा है कि इंडिया जो है, सॉरी इंडिया ही नहीं, इंडिया का जो सब कॉन्टिनेंट था वो शुरू से ही गोंडवाना लैंड का पार्ट रहा है. और ख़ास करके इंडियन पेनिनसुला, वो उसको तो धरती का सबसे कि ओल्डेस्ट लैंड मास में उसका गिनती होता है फॉर. तो यहाँ पे अब हम लोग आते हैं गोंडवाना लैंड पे. आखिरकार ये है कहाँ, ये है क्या, कहाँ से आया है, किसने इसको, इसका नामकरण ये सब किया है. तो यहाँ पे एक जियोलॉजिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था वेगनर. सो ही हैज़ गिवन अ थियोरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियोरी. तो उसमें क्या होता है कि एक पैच ऑफ लैंड था जिसका नाम पैंजिया था. देयर वाज नो कॉन्टिनेंट एट दैट वेरी टाइम. उस समय कोई कॉन्टिनेंट था, एक ही जगह पे पूरे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हुआ करते थे. मतलब कि एक ही जगह पे पूरा कॉन्टिनेंट आप समझ लीजिए इस तरह से का पूरा पैच ऑफ लैंड एक तरफ था और उसके चारों तरफ समुद्र था या फिर चारों तरफ पानी से वो चीज़ घिरा हुआ था. और उस समुद्र का नाम पैंथालासा था और पैच ऑफ लैंड का नाम पैंजिया था. तो पैंजिया अब ब्रेक होता है धीरे धीरे.
और ये ब्रेक कैसे होता है, तो ये टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट से होता है। अब ये टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट किसके कारण हो रहा है, तो यहाँ पे कन्वेंशनल करंट होता है जो कि इसका मेन कारण है टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट का। तो ये कन्वेंशनल करंट के कारण ये पैंजिया धीरे धीरे टूटेगा। जब टूटता है तो ये दो भाग में पड़ता है। तो नॉर्दर्न पार्ट को हम लोग लॉरेशिया कहे हैं, या फिर आप उसको अनवाना लैंड भी कहते हैं बहुत लोग। और जो सदर्न पार्ट है उसको गोंडवाना लैंड कहते हैं, जिससे कि बहुत सारे कॉन्टिनेंट निकले। हमारा सब कॉन्टिनेंट जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट उसी का पार्ट है, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, देन यू हैव साउथ अमेरिका, दे ऑल। और उस समय जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट टूटा था, तो वहाँ से टूटने के बाद तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ने लगा था, जहाँ कि एशियन प्लेट था आपका। तो वी डोंट हैव टू गो टू मच इन डिटेल है, ओनली आई फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, आपके समझ के लिए मैंने इतना बताया। वेगनर उसको थ्योरी दिए थे, कहा जाता है 250 मिलियन ईयर अगो के अराउंड ये ऐसा हुआ था। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। हाँ, यहाँ पे टर्शियरी पीरियड है। यहाँ पे अप अप हेवल या अप हेवल ऑफ हिमालय यहाँ पे होना चालू होता है टर्शियरी पीरियड में। फिर पैलिस्टोसीन पीरियड में आपको इंडो गैंगेटिक प्लेन का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद यहाँ पे एक लाइन मेंशन है कि जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज कॉम्प्लेक्स एज वेल एज वेरिड, मतलब कि काफ़ी पेचीदा है अगर इसका इतिहास देखा जाए तो। जियोलॉजिकल हिस्ट्री खास करके इंडिया का, और काफ़ी भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ आपको यहाँ पे देखने को। अब यहाँ पे रॉक फॉर्मेशन और ये सब के बारे में बताया गया कि कौन कौन सा फॉर्मेशन यहाँ पे होने वाला है आगे में। सुपर इम्पोज, सो वी विल मूव अहेड। तो यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा है वो है आर्कियन फॉर्मेशन, जिसको प्री कैम्ब्रियन पीरियड भी कहते हैं। और ये कब से कब तक रहा है, इसका ड्यूरेशन क्या था। तो सबसे पहला बात है कि इसका टेन्योर या कहते हैं इसका ड्यूरेशन या फिर इसका पीरियड कब से चालू होता है, तो जिस समय अर्थ का फॉर्मेशन होता है, जो कि 4.6 मिलियन ईयर अगो कहा गया है, बहुत जगह एक्सेप्टेड है। तो फॉर्मेशन ऑफ अर्थ से लेके आपको ये कैम्ब्रियम पीरियड के बिगनिंग तक, जो कि पैलियोजोइक एरा तक आपको जाएगा 570 मिलियन ईयर तक। सो इफ क्वेश्चंस come about the geological time scale of आर्चियन फॉर्मेशन या फिर प्री कैम्ब्रियम पीरियड के बारे में, तो वहाँ पे आपको आंसर में यही लिखना है कि इसका जो टाइम स्केल है आपका फॉर्मेशन ऑफ अर्थ से लेकर टू द बिगनिंग ऑफ कैम्ब्रियम पीरियड है, जो कि खास करके पैलियोजोइक एरा तक आपको लेके जाएगा 570 मिलियन ईयर अगो तक। वो पैलियोजोइक एरा ही का है ये कैम्ब्रियम, उसके अंदर ही आएगा। नाउ हु हैज़ गिवन दिस टर्म, इस टर्म को देने वाले कौन थे, आर्कियन टर्म को, तो इसको देने वाले थे जेडी डेना। 1782 में इन्होंने इस टर्म को दिया था। और इस टर्म को किसके लिए रेफ़र किया गया, तो इस टर्म को रेफ़र किया गया है धरती पे का सबसे पुराना पत्थर के लिए, अर्थ क्रस्ट का जो सबसे पुराना पत्थर है उसके लिए इसको यहाँ पे रेफ़र किया गया आर्कियन। और इसको टर्म इंट्रोड्यूस कराए थे जेडी डेना, ये बिल्कुल याद होना है। और इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हुई थी, तो इस दौरान आपका सबसे पहला कीमोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस होना चालू हो गया था। फिर आपका जितना भी धरती पे पुराना रॉक है वो इसी समय आ चुका था कि रॉक का, यहाँ आपको रॉक मिलेगा, धरती का सबसे पुराना रॉक आपको इसी फॉर्मेशन में मिलेगा, आर्कियन। इसके साथ साथ अब आपने देखा कि फर्स्ट कीमोसिंथेसिस होगा, फर्स्ट फोटोसिंथेसिस। और जो मॉडर्न एटमॉस्फेयर है ना अर्थ का, जो अभी है हमारे पास, वैसा उस समय डेवलप हो चुका था। साथ में यहाँ पे लाइफ सपोर्टिंग एटमॉस्फेयर भी आ गया था। तो दे वर डेवलप्ड ड्यूरिंग प्री कैम्ब्रियम एरा। तो इसी एरा में हुआ था, प्री कैम्ब्रियन एरा में हुआ था। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे बोला जाता है ये एजोइक है या फिर अनफोलिस्फेरस है। मैंने इसको अंडर सर्कल आउट किया है, यू कैन सी हियर दिस एजोइक और अनफोलिस्फेरस। इसका मतलब ये है कि आपको इस रॉक में, आर्कियन रॉक में, आपको किसी भी प्रकार का फॉसिल नहीं पाया जाएगा। यू वोंट फाइंड एनी फॉसिल हेयर। सो दिस मीन्स व्हाट, this is devoid of life. How far it is correct?
बिकॉज फोटोसिंथेसिस का यहाँ इन्वायरमेंट बन गया था, ठीक है। और यहाँ पे लिखा मेंशन भी है कि दी फर्स्ट फोटोसिंथेसिस यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। अब हुआ है कि नहीं हुआ है, इट हैज़ नॉट मेंशन क्लियरली, लेकिन यहाँ पे फॉसिल नहीं पाए गए, इसीलिए यहाँ पे डिवॉइड ऑफ लाइफ इसको मेंशन किया गया कि वहाँ पे कोई लाइफ नहीं था, क्योंकि फॉसिल्स नहीं पाए गए हैं। देयर माइट हैव बीन यूनिसेल्युलर लाइफ, लेकिन फॉसिल्स नहीं पाए गए हैं। अब ये फॉलिएटेड है और faulted, extremely concreted and faulted, practically devoid of any form of sediment, so it's not of any use. If you want then you should have it in mind. Now next, हाँ, तो इसको यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हेयर आई एम पॉइंटिंग आउट दिस वन, या प्लूटोनिक इंस्टीट्यूशन। देखिए प्लूटोनिक जो है ये आपको लिक्विड फॉर्म ऑफ रॉक है, जो कि आपका मैग्मा को ही यहाँ पे बता रहा है, जो कि काफ़ी नीचे है। और इंस्टीट्यूशन तो होता है जो लिक्विड रॉक धरती के नीचे ही वो धीरे धीरे ठंडा होते जाएगा और वो सॉलिडिफाइड भी हो जाएगा वहीं पे। वो धरती के अर्थ क्रस्ट के ऊपर नहीं आएगा, वो अर्थ क्रस्ट के अंदर ही अंदर वो धीरे धीरे ठंडा होगा और वहीं पे वो सॉलिडिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसका मेंशन किया गया है। और यहाँ पे देखिएगा ये लिखा है जनरली हैव अ वेल डिफाइंड फॉलिएटेड स्ट्रक्चर। इसका फॉलिएटेड स्ट्रक्चर मतलब हो गया कि रिपीटेटिव लेयर होता है, मतलब कि वहाँ पे लेयर बाय लेयर वो अरेंजमेंट होगा, और ये लेयर मोटा नहीं होता, ये काफ़ी पतला होता है। यू कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ थिन शीट ऑफ अ पेपर। और इस रॉक को इसके लिए भी जाना जाता है बेसमेंट कॉम्प्लेक्स। यू कैन सी इट हैज मेंशन the rock are known as basement complex and fundamental gneiss। तो इसको बेसमेंट कॉम्प्लेक्स या फिर फंडामेंटल नाइस भी कहा गया। तो क्यों कहा गया है? क्योंकि जितने भी एंशियंट प्लेट्यूज थे आपको, या फिर एंशियंट फोल्डिंग माउंटेन्स, जितने भी ग्रेट फोल्डेड माउंटेन्स हैं, उसका जो कोर है वो इसी पत्थर का बना हुआ है। द कोर ऑफ दिस all the ancient plateaus and mountain are made from Archean rock। तो अब इंडियन जियोलॉजिकल टाइम स्केल में हम लोग देखेंगे कि इसको किसने एडवोकेट किया है। हु हैज़ एडवोकेटेड दिस इन द इंडियन जियोलॉजिकल टाइम स्केल? तो इट वाज एडवोकेटेड बाय टी.एस. हॉलैंड। टी.एस. हॉलैंड ने इसको एडवोकेट किया था। से यू कैन सी हियर द मैप, आई कैन शो यू द मैप। Archean. See, this is the index. This one is Archean. It is the symbol. See here in the peninsular area. You can see. See here also. See, you can see it here. Odisha, West Bengal, Chhattisgarh area also you can see. See, yeah. नाउ वी आर मूविंग अहेड इन द इंडियन जियोलॉजिकल टाइम स्केल। तो इसको एडवोकेट किसने किया? तो टी.एस. हॉलैंड। हेयर इट इज़ टी.एस. हॉलैंड, यू कैन सी दिस वन एडवोकेटेड बाय टी.एस. हॉलैंड। इंडियन जियोलॉजिकल टाइम स्केल में इसको इन्होंने ही एडवोकेट किया था। और ये आपको कहाँ कहाँ पे ये आपको खास करके मिलेगा? आर्चियन रॉक के बारे में मैं बात करूँ, या फिर आर्कियन सिस्टम आप इसको कह सकते हैं। इट इज़ आर्कियन सिस्टम ही कहना सही होगा। ये आपको अरावली, धरवल, विद्यान, मेघालय और मेघालय प्लेट्यू में मिलेगा आपको ये, और मिकिर हिल्स ये आपको यहाँ पे, कुडापा भी है यहाँ पे ना। अब मिनरल कंपोजिशन किसी है, इट इज़ वन मोर थिंग, दे आर ऑल्सो कॉल्ड आर्कियन नाइस। इसे आर्कियन नाइस भी कहा गया है। So what are the mineral composition? What kind of mineral composition you are going to get? So it varies. Mineral composition यहाँ vary करेगा। ये आपको ग्रेनाइट से लेके गैप्रो तक ये आपको डिफर करेगा। We all know what is granite. It's very common. But what is this gabbro? So gabbro, it's a type of igneous rock only, but this you will find mostly beneath the earth surface। खास करके आपका जो समुद्र का जो क्रस्ट है, ओशियानिक क्रस्ट, उसका ज़्यादातर हिस्से गैब्रो से ही बना होता है। और गैब्रो अब क्या चीज़ का बना हुआ होता है? सो दिस इज द क्वेश्चन। सो गैब्रो, और इसमें एक और चीज़ है कि इसमें कौन सा एलिमेंट ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है?
के तो यहाँ पे आपको मैग्नीशियम और आयरन रिच ये होता है गैब्रो, और ये काफ़ी बहुत धीरे धीरे फॉर्मेशन होता है, और ये मिड ऑफ द ओशियन रिट्स में आपको मिलेगा। नाउ वी आर मूविंग अहेड। देखिए इसके अरावली, धरवल, विद्यान, मेघालय प्लेटो, मिकिर हिल्स के अलावा भी ये आपको ग्रेटर हिमालयन में मिलेगा, क्योंकि इसका जो रूट है माउंटेन पिक का वो आर्कियन रॉक का ही है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इसको फंडामेंटल नाइस या फिर बेसमेंट कॉम्प्लेक्स जो कहते हैं, तो ये आपको ग्रेटर हिमालय में आपको मिलेगा। तो ये कहाँ से कहाँ मिलेगा? तो ये आपको मिलेगा वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ कश्मीर से लेके ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ये आपको ट्रांस हिमालयन रेंज में मिलेगा, और उसमें भी खास करके झांसकर, लद्दाख और काराकोरम, यहाँ पे ये आपको मिलेगा। और 2/3 पेनिनसुलर इंडिया इसी का ही कवर अप है, आर्कियन रॉक का ही कवर अप है, एज वी हैव सीन दी मैप में हमने उसे देखा है। नाउ व्हाट मिनरल डज आर्कियन नॉइस कंसिस्ट ऑफ, और आर्कियन रॉक कंसिस्ट ऑफ, इसमें कौन कौन से मिनरल? तो इसमें आपको क्वार्ट्स मिलेगा, और क्वार्ट्स का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि ये फिजिकली और केमिकली वेदरिंग को रजिस्ट कर सकता है। क्वार्ट्स ये काफ़ी कॉमन है, असल में ये होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का ही होता है, इसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड मिलेगा आपको, या फिर आप सिलिका भी कह सकते हैं। तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड और सिलिका, एंड इट इज़ फिजिकली एंड केमिकली रेजिस्टेंस टू दी वेदरिंग को, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है। फिर आपको ऑर्थोक्लेस, ओलिगोक्लेस, मस्कोबाइट, बायोटाइट, हॉर्न से यार मस्कोबाइट और बायोटाइट का एक कॉमन क्या है कि ये दोनों ही माइका ग्रुप के हैं, और ये दोनों ही आपको मिलेंगे। लेकिन इसमें मेन जो डिफरेंस है कि ये मस्कोबाइट थोड़ा कलरलेस होगा, यानी कि वो थोड़ा ट्रांसपेरेंट होगा, एकदम ग्लासी कलर का होगा। लेकिन अगर आप बात करें बायोटाइट का, तो ये काफ़ी ब्लैकिश होता है, डार्क कलर का होता है। इट इज़ नॉट, यू कैन सी इट्स ओपेक, काफ़ी डार्क कलर का होगा, उसके आर पार आप नहीं देख सकते हैं। लेकिन मस्कोबाइट कलरलेस होता है, पेल ब्राउन या फिर वाइटिश एकदम दिखेगा आपको, कलरलेस वाइट में, वो आप देख लीजिए। सॉरी, देखना क्या है, आई हैव टोल्ड यू, इफ़ आई कॉपीराइट का इशू नहीं, अदरवाइज आई वुड हैव शोन यू दी फोटोग्राफ्स है। नो 2/3 पेनिनसुलर इंडिया में, और आर्शियन रॉक आर नोन टू बी ऑफ 3 वेल डिफाइंड टाइप। अब इसका 3 वेल डिफाइंड टाइप भी है। किसका? तो आर्कियन रॉक का 3 वेल डिफाइंड है। तो सबसे पहला है बंगाल नाइस। तो बंगाल नाइस के बारे में मैं आपको बता दूँ, ये सबसे पहले मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट जो कि बंगाल में है, वहाँ पे इसको आइडेंटिफाई किया गया था, इस रॉक को। और इसका सबसे खास फीचर ये है कि ये हाईली फॉलिएटेड है, और ये खास करके आपको ईस्टर्न घाट, उड़ीसा, फिर आपको हज़ारीबाग, फिर आपको सेलम डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु, लेट मी जो या से आई हैव अंडरलाइन हियर मिदनापुर, या मिदनापुर district of West Bengal, you can see here. For the first time this rock were identified in the Midnapur district of West Bengal. तो यहाँ पे ये सबसे पहले, और इसका सबसे जो मेन फीचर, ये हाईली फॉलिएटेड है, बंगाल नाइस का मैं बात कर रहा हूँ। सी नाइस नाइस आप बहुत बार सुने, तो ये एक मेटामॉर्फिक रॉक है, ठीक है। आई हैव रिटन मेटामॉर्फिक रॉक विथ अ बैंडेड एंड फॉलिएटेड स्ट्रक्चर, you can note it down here. Yeah, so now where you will find this Bengal nice, ये कहाँ कहाँ आपको मिलेगा? तो ये आपको मिलेगा खास करके ईस्टर्न घाट, उड़ीसा में। ये आपको किस नाम से जाना जाएगा? तो ये उड़ीसा में ये आपको कोडोलाइट्स नाम से जाना जाता है। और ये कोडोलाइट्स किसके नाम के ऊपर पड़ा है? तो ये एक ट्राइबल एरिया है, सॉरी ट्राइबल एरिया नहीं, सॉरी, ये एक ट्राइब का नाम है कोंड, उनके नाम पे पड़ा है, जो कि कोरापुट और बुलानगिरी डिस्ट्रिक्ट के होते हैं, वहाँ के निवासी हैं। और झारखंड में ये आपको खास करके हज़ारीबाग, आंध्र प्रदेश में खास करके आपको नेल्लौर डिस्ट्रिक्ट, सेलम डिस्ट्रिक्ट ये आपको तमिलनाडु में मिलेगा। इसके अलावा ये सोन वैली, मेघालय प्लेट्यू और मिकिर हिल्स में भी पाए जाएंगे। See here you won't get any type of minerals, यहाँ पे कोई भी मिनरल्स का जिक्र नहीं किया गया है। नाउ बुंदेलखंड
नाइस। तो बुंदेलखंड नाइस के बारे में आप एक बात जान लीजिए कि ये मैसिव ग्रेनाइट है। द बुंदेलखंड नाइस आ मैसिव ग्रेनोटाइट सॉरी ग्रैन्यो ग्रैनिटॉइड लाइक दिस। नाउ वी आर मूविंग हेड। अब ये आपको कहाँ कहाँ दिखेंगे, तो इसका सीधा मैंने शॉर्टकट बनाया है एम बी बी एस से। एम बी बी एस का वहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना, ओनली वी हैव टू रिकॉल एम बी बी, दैट इज़ महाराष्ट्र, बुंदेलखंड, बघेलखंड। बुंदेलखंड यूपी में, बघेलखंड एमपी में, और महाराष्ट्र एज अ होल। देन रैट मतलब चूहा नहीं, यहाँ पे रैट मतलब इसका एब्रिविएशन मैंने बनाया रैट। आर राजस्थान के लिए हो जाएगा, ए आंध्र प्रदेश, टी तमिलनाडु के लिए हो जाएगा। और यहाँ पे भी आपको कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी मिनरल्स आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। नाउ वी विल मूव अहेड। नीलगिरी नाइस। तो यहाँ पे कुछ आपको इम्पोर्टेंट फेरस और नॉन फेरस मिनरल यहाँ पे आपको मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे, तो नीलगिरी नाइस में मिलेंगे ये आपको। तो द नेम सी द नेम बीइंग गिवन इन द ऑनर ऑफ जॉब चारनोक। अब ये जॉब चारनोक के सम्मान में इस नीलगिरी नाइस का नाम दिया गया। तो अब ये जॉब चारनोक कौन थे, सो ही वाज एक्चुअली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एडमिनिस्ट्रेटर एंड ही इज़ रिगार्डेड एज फाउंडर ऑफ द कोलकाता सिटी। लेकिन ऑफिशियली इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया इनको कि इन्होंने ही फाउंड किया था कोलकाता सिटी को। ये ऑफिशियली नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत लोग का मानना है कि ये, तो इनका जो कब्र का पत्थर है वो इसी रॉक का ही बना हुआ है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि होस टॉम स्टोन इन कोलकाता वाज मेड ऑफ नीलगिरी नाइस और आर्चियन रॉक, दे कैन गिव यू लाइक दिस, सो द आंसर वुड बी जॉब चारनोक। और इसका अगर कलर का बात किया जाए टेक्सचर का, तो ये आपको ब्लूइश ग्रे से लेके ये डार्क कलर में आपको मिलेगा, मीडियम टू कोरस ग्रेन इन टेक्सचर। एंड समथिंग इम्पोर्टेंट है चारनोकाइट सीरीज। अच्छा, ये चारनोकाइट से देखिए यहाँ पे ये क्या है कि नीलगिरी नाइस जो है ना प्रॉपरली रिकॉग्नाइज आपको होगा, इसको बिलोंग किसको बिलोंग करेगा, तो ये चारनोकाइट सीरीज को ये बिलोंग करेगा। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट आर द मिनरल्स यू विल गेट, सो यू हैव टू कीप इन माइंड, यू विल गेट आयरन, माइका, कॉपर, मैग्नीशियम, डोलामाइट, सिल्वर, गोल्ड एंड यू विल गेट जिंक ऑल्सो यहाँ। आई रिपीट, कौन कौन से मिनरल मिलेंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपको। यहाँ आयरन और मिलेगा, कॉपर मिलेगा, मैग्नीशियम मिलेगा, माइका मिलेगा, डोलामाइट मिलेगा, देन यू विल गेट आयरन ऑलरेडी आई मेंशन, सिल्वर, गोल्ड, और आपको जिंक भी यहाँ देखने को मिलेगा, लेड भी मिलेगा। नाउ अब ये मिलेगा कहाँ कहाँ पे, किस किस एरिया में ये आपको मिलेगा, तो ये आपको मिलेगा कर्नाटका, केरला, मलबार, झारखंड, राजस्थान में खास करके अरावलीज, और छत्तीसगढ़ में ये आपको मिलेगा। उसके अलावा अगर आप हिल्स की बात करें तो किस किस हिल्स पे ये आपको मिलेगा, तो नीलगिरी ऑलरेडी मेंशन है जो कि तमिलनाडु में, सिवरॉय हिल्स एंड प्लानी हिल्स, देन साउथ आर्कोट, यहाँ पे ये आपको मिलेगा। और मिनरल्स मैंने आपको पहले ही बता दिया है। सो टिल हियर वी विल डू, एंड टुमारो आई विल कम टू दिस वन धरोहर सिस्टम। अगला मैं यहाँ से चालू करूँगा। ओके, सो टुडे आई एम एंडिंग, टुमारो आई विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर। थैंक यू।